नमस्कार। आज हम बात करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में या भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपवाह तंत्र की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि अपवाह तंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो हम अपवाह तंत्र की परिभाषा बता सकते हैं कि जल का एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जल का जो जल होता है नदियों का वो एक निश्चित धारा में बह रहा है तो उसके प्रवाह को, उसके फ्लो को हम लोग अपवाह कहते हैं। तथा धाराओं के तंत्र को, जो अलग अलग धाराएं होती हैं उसके तंत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपवाह तंत्र की परिभाषा क्या सीखी, जल का एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा धाराओं के तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मान लें हम लोग एक नदी आ रही है, एक नदी है, ये नदी क्या हो गई, ये नदी की मुख्य धारा हो गई, एक निश्चित धारा हो गई। सपोज ये जो नदी है इसमें पानी फ्लो कर रहा है एक निश्चित या पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एक अपवाह है। लेकिन क्या इसकी अलग अलग शाखाएं हो गई तो इसने एक पूरा क्या बना लिया, तंत्र बना लिया, तो एक प्रकार से कहलाएगा अपवाह तंत्र कहलाएगा। इसके बाद नदियों में दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है उसे बोलते हैं नदी द्रोणी। क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर बेसिन। क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। तो बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होता है, बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होता है, उनका जो फैलाव होता है उसे हम लोग नदी द्रोणी कहते हैं। तो दूसरा जो आप शब्द याद रखेंगे वो आपका है नदी द्रोणी। क्या है आपका, नदी द्रोणी। तो आप लोग बोलेंगे कि यहां पर बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। इसके बाद एक और नदियों में टर्मिनोलॉजी होती है उसे हम बोलते हैं जल संभर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जल संभर। क्या बोलते हैं, जल संभर। अब जल संभर की परिभाषा और देख लो। जो छोटी नदियां होती हैं ये हम लोग बोल सकते हैं नालों का जो अपवाह क्षेत्र होता है, छोटी नदियों का बहना या छोटे छोटे नालों का जो अपवाह क्षेत्र होता है उसी से मिलकर बनता है वाटरशेड, जिसको हम बोलते हैं जल संभर। तो हम लोगों ने यहां पर तीन परिभाषा क्लियर करी। नंबर एक, जल का एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा धाराओं तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। एक ये निश्चित धारा है, इसके अलग अलग क्या है, तंत्र हैं, तो ये आपका अपवाह तंत्र हो गया। नंबर दो हमने बात किया नदी द्रोणी। तो बड़ी नदियों का, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होता है उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। और तीसरा आपका है आपका जल संभर, जैसे हम इंग्लिश में वाटरशेड बोलते हैं। इसका मतलब होता है छोटी नदियां या नालों का अपवाह क्षेत्र, तो इसे हम बोलते हैं जल संभर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारत में नदियों के बारे में। तो हमें पता है कि भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियां बहती हैं। दो प्रकार मतलब कि टू टाइप्स की नदियां बहती हैं। जो एक है वो उत्तर भारत की नदियां हैं, माने कि यदि ये भारत का नक्शा होता, यदि हम मान लें कि भाई ये भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में हम लोग बात करते हैं, यदि ये भारत का नक्शा है तो इसके ऊपर वाला भाग मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के ऊपर जो वाला भाग है उसे हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं। और उत्तर भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की नदियां बहती हैं। एक जो होती है सिंधु तंत्र, माने सिंधु सिस्टम या इंडस सिस्टम से निकलती है। दूसरी जो है वो है गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा सिस्टम से निकलती है। और जो तीसरी नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, माने ब्रह्मपुत्र सिस्टम से निकलती है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तर भारत की नदियों में हम इंडस को पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, गंगा को पढ़ेंगे और तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो कर्क रेखा होती है जो भारत को बीचों बीच में से काटती है 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री पर काटती है, उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं, जिसमें केरल, कर्नाटक हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों की नदियों को पढ़ना है। तो एक बात क्लियर हो गई कि कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तर भारत कहलाता है और यहां पर हमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को पढ़ना है। और कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत है और यहां पर हमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इन नदियों को पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि उत्तर भारत की नदियां और हमारी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनमें अंतर क्या है। हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत जो वाला क्षेत्र है यहां पर बर्फ होती है। क्या होती है, बर्फ होती है। ये हम लोग बोल सकते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। बड़े बड़े मतलब क्या, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। और क्या होता है जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलते मतलब क्या, तापमान जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये पिघलते हैं। क्या होते हैं, पिघलते हैं। और पिघलने के फलस्वरूप इनमें क्या होता है, पानी प्रवाहित होने लगता है। तो हम लोग ये बतलाएंगे कि उत्तर भारत की जो नदियां होती हैं ये क्या होती है, ग्लेशियर पर आधारित होती हैं। अर्थात ये कहीं ना कहीं मीठे जल का, किसका, प्योर वाटर का सोर्सेस होती हैं। जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सतलज हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी की सारी नदियां कौन सी है, उत्तर भारत की नदियां हैं और ये कहीं ना कहीं ग्लेशियर पर आधारित हैं।
और दूसरी बात कोई पूछे कि प्रायद्वीप भारत की नदियां क्या होती हैं, तो वे नदियां जो वर्षा के जल पर या मानसून पर आधारित होती हैं, उन नदियों को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां कहते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि उत्तर भारत की नदियों में जो 3 तंत्र हैं, नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, और तीसरा जो आपका है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको हम समझते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ गंगा नदी तंत्र को लेकर। चलिए, अब मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है। क्यों बना दिया है कि जिससे वीडियो 1 घंटे की ना बने और मैं काफी कम समय में लगभग 15 से 20 मिनट में आपको पूरी की पूरी नदी का सिस्टम समझा दूं, ठीक है। मैं जल्दी भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्लो बोलने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो 1 घंटे की खींचेगी, आप बोर हो जाओगे और आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फटाफट बात करते हैं गंगा नदी तंत्र को। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, पहले मैं समझा दूंगा और इसके बाद यदि आप देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लेना, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप लोग पहले समझें। चलिए हम बात करते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक अपवाह तंत्र है। मैंने अभी आपको समझाया था जल का एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा धाराओं के तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, गंगा अपवाह तंत्र हो गया। क्योंकि मान के चले हम लोग, ये मैंने आपको जो यहां पर सीधी रेखा के माध्यम से आपको बताया है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक अपवाह है। क्या है, एक अपवाह। लेकिन इसकी अलग अलग ये धाराएं क्या है, ये एक तंत्र है, दैट इज कॉल्ड अपवाह तंत्र। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पर आप लोग देखोगे तो मैंने लिखा है गोमुख ग्लेशियर और एक लिखा है मैंने बंदरपूछ ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर और बंदरपूछ ग्लेशियर दोनों के दोनों उत्तराखंड में आते हैं। कहां थे, उत्तराखंड में। माने एक बात क्लियर हो गई कि उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी बहती है। तो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से और उत्तराखंड के आप बोलोगे बंदरपूछ ग्लेशियर से 2 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसे हम बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। अभी ये गंगा नहीं कहलाएगी, वास्तव में गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी है। कौन है, भागीरथी। भागीरथी आगे जाकर एक और नदी से मिलती है, जब उनका संगम होता है तब वहां पर देवप्रयाग बनता है और वहां से गंगा का नाम चालू हो जाता है। तो हम पहले बात करते हैं गंगा की मुख्य धारा कौन है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, गंगा की जो मुख्य धारा है वो कौन है, भागीरथी है। क्लियर है। ये भागीरथी आगे आकर मतलब कहां से, उत्तराखंड से आते 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 ये जो आपका घड़बाल है, क्या है आपका, घड़बाल है। घड़बाल वाले बिंदु पर यहां सतोपत ग्लेशियर से एक नदी आएगी अलकनंदा। ये लिख दिया मैंने, आपको क्या लिखा है, अलकनंदा। ये अलकनंदा आएगी आगे 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 और देवप्रयाग नामक स्थान पर, ये मैंने डीपी लिखा है। डीपी मतलब क्या, देवप्रयाग। देवप्रयाग पर जब आपकी कौन, अलकनंदा और आपकी कौन सी, भागीरथी नदी आकर मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। और इसी पॉइंट से अब ये नदी का नाम क्या होगा, गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा। तो पहला प्रश्न याद रखना कि गंगा की जो मुख्य धारा होती है वो क्या होती है, भागीरथी होती है। और भागीरथी जब डीपी मतलब कि देवप्रयाग पर, किस पर बोलो, किससे, अलकनंदा नामक नदी से मिलती है, तब जाकर वो गंगा कहलाती है। इसके बाद गंगा क्या होती है, अन्य राज्यों में बहती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो गंगा नदी है पहले कहां से निकलेगी, उत्तराखंड से निकलेगी। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि गंगा नदी, यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बीएच मतलब बिहार, जेएच मतलब झारखंड और देन इसके बाद डब्ल्यू मतलब वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती हुई 25-25 किलोमीटर, मतलब कि इस बिंदु से लेकर यहां तक कुल इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर होगी। और 5 राज्यों से निकलने के पश्चात ये आपका बांग्लादेश, BANG बांग्ला, ये लिख दिया मैंने, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बह जाएगी। ठीक है। तो क्या बात निकल कर आई कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो कौन सी नदी हमारी बच्चों, कौन सी है, भागीरथी। कौन सी है, भागीरथी। और भागीरथी का जब क्या होता है, अलकनंदा में संगम हो जाता है देवप्रयाग नामक स्थान पर, घड़बाल नामक स्थान पर, तो ये आगे गंगा के रूप से प्रवाहित हो जाती है। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी अलकनंदा है, अलकनंदा में अन्य नदियां आकर इस साइड से मिलती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर 4 नदियां मिलती हैं। 4 नदियां जो होती हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा पहले हम यमुना कवर कर लेते हैं, फिर 4 नदियों को पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए यहां पर आप देखते हैं कि इस साइड हमारा उत्तराखंड के बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुनोत्री निकलती है, माने यमुना नदी निकलती है। और ये यमुना नदी प्रवाहित होती हुई कहां पर, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर किससे, आपकी गंगा से मिल जाती है। और कौन सा स्थान बनाती है, प्रयागराज बनाती है, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। क्लियर इतनी बात। तो हमने क्या देखा, यहां से कौन सी नदी आई, यहां से आई हमारे पास कौन सी, गंगा, भागीरथी के रूप में आकर यहां पर देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, किससे, अलकनंदा से। और आगे जाकर इस गंगा की धारा में कौन सी, इसकी सहायक नदी यमुना आकर मिल जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये जो गंगा है,
ये वाली गंगा, इसका क्या है, ये प्रयागराज के बाद अन्य नदियां इसमें आकर मिल जाएंगी। लेकिन ये जो यमुना आकर मिल रही है, तो नीचे भी कुछ राज्य हैं, अब कुछ राज्यों से कुछ नदियां निकलकर यमुना में मिलती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है नदियां, फिर किससे निकलती हैं, विंध्याचल से निकलती हैं, फिर किससे निकलती हैं, काकरी बरडी से निकलती हैं, और फिर किससे निकलती है, जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो नदी जा रही है यहां पर, ये आपकी कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जाना पावा नामक पहाड़ी से, इंदौर से निकलती है, और ये नदी कहां पर, ये इटावा के पास जाकर किसमें, आपकी याद रखना ठीक, यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर इतनी बात, राइट। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की काकरी बरडी पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से, काकरी बरडी पहाड़ी से यहां से क्षिप्रा निकलती है, और क्षिप्रा जाकर यमुना में जाकर चंबल में जाकर मिल जाती है। और चंबल कहां मिल जाती है, इटावा नामक स्थान पर कहां मिलती है, आपकी यमुना में। कहां मिल जाती है, यमुना में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं किसकी, कैमूर पहाड़ी की। किसकी बात करते हैं, कैमूर पहाड़ी की। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक नदी निकलती है, कौन सी, केन नदी निकलती है, और एक कौन सी निकलती है, बेदवा। कौन सी मिलती है, बेदवा। तो हम बोलते हैं कि विंध्याचल पर्वत से बेदवा नदी निकलकर यहां पर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर आपकी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलकर बांदा नामक स्थान पर, मतलब उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। तो आप क्या बोलोगे, गंगा की सहायक नदी कौन हो गई, यमुना हो गई, और यमुना की सहायक नदी कौन हो गई, चंबल हो गई, आपकी कौन हो गई, बेदवा हो गई, आपकी क्षिप्रा हो गई। कौन सी हो गई, आपकी क्षिप्रा हो गई, और यहां पर आपकी केन नदी हो गई। कौन सी हो गई, केन नदी। बात क्लियर है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे यमुना, और यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल है, क्षिप्रा है, बेदवा है, और केन है। केन कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से। बेदवा कहां से निकलती है, विंध्याचल से। क्षिप्रा कहां से निकलती है, काकरी बरडी पहाड़ी से। और आपका चंबल कहां से निकलती है, जाना पावा पहाड़ी से। और ये यमुना नदी बहते हुए एक धारा में प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रयागराज से पहले आता है कन्नौज। कौन आता है, कन्नौज। इस कन्नौज में ऊपर से एक नदी आती है, कौन सी, रामगंगा। कौन सी, रामगंगा। रामगंगा आकर कन्नौज नामक स्थान पर मिल जाती है। अब सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी सब रिवर कौन सी है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, रामगंगा है। कौन सी है, रामगंगा। पूछते हैं कि पहली फर्स्ट जो सहायक नदी है गंगा की वो कौन सी है, तो आप बोलोगे कौन सी है, रामगंगा है। कौन सी है, रामगंगा है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, गंगा नदी अपने प्रवाह में बह रही है, और इसके आगे वाले स्थान पर यहां पर गोमती नदी मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है, गोमती नदी। ऐसा कहते हैं कि जो गोमती नदी है ना, वो धरातल से निकलती है, और गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो पीलीभीत, कहां, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक फुल्लर नामक झील है। तो ये फुल्लर नामक झील से याद रखना, ठीक, कौन सी, गोमती नदी निकलकर आके नीचे मिल जाती है, किसमें, गंगा में। इसके बाद हम लोग बोलते हैं ऊपर जो है, ये वाला जो एरिया है यहां पर, यहां ऊपर नेपाल होगा, तिब्बत होगा, तो तिब्बत से नेपाल, नेपाल से भारत में एक नदी कौन सी, मापचा चुंगो ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है, और इस साइड मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, और शारदा नदी को हम लोग काली नदी भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, काली नदी। तो आप बोलोगे कि मिलाप ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी, मतलब कि काली नदी, और मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती कौन सी, घाघरा नदी। अब ये घाघरा नदी जब शारदा या काली नदी में इस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट है बाराबांकी, कौन सा है, बाराबांकी, जब यह बाराबांकी में आकर मिल जाती है तो इसका नाम अब शारदा और घाघरा ना होकर एक ही नाम बन जाता है, घाघरा नदी, और ये नदी आकर क्या होती है, आपकी गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये पूछते हैं कि गंगा की नदियां कौन कौन सी सहायक है, और ये कहां से निकलती हैं और कौन से स्थान पर आकर मिलती हैं। अब हम आगे जाते हैं, ये जो हमारा आगे वाला स्थान है ये हमारा पटना है। कौन सा प्यारे बच्चों, पटना। हम कहते हैं पटना की लग गई ना, ये पटना वाला स्थान है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो नीचे है एमपी लगा हुआ है, क्या लगा है, एमपी लगा हुआ है। एमपी का जो अमरकंटक है, कौन सा है, अमरकंटक नामक पहाड़ी है। इस अमरकंटक नामक पहाड़ी से एक नदी ऊपर की ओर निकलती है, उसे हम बोलते हैं सोन नदी, और एक अमरकंटक पहाड़ी से नीचे निकलती कौन सी, नर्मदा नदी। हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदी वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो ये अमरकंटक से नीचे, मतलब कि साउथ की ओर या दक्षिण की ओर, ये साउथ हो गया आपका, साउथ की ओर कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, और नॉर्थ की ओर कौन सी निकलती है, सोन नदी। तो कभी कभी पूछ लेते हैं गंगा की वह नदी के नाम बताइए, उस नदी के नाम बताइए जो एक पहाड़ी से ही निकलती है, लेकिन एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर जाती है। तो आपका आंसर होगा सोन नदी, और कौन सा आपका, नर्मदा नदी। ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे चलते हैं।
यहां पर आपका जो है रखा, ठीक है, ये जो आपका है सोनपुर नामक स्थान है, तो ऊपर से क्या ये गंडक नदी आ रही है और गंगा में कहां पर सोनपुर नामक स्थान में मिल जाती है। क्लियर है। इसके बाद आपका आता है बिहार। अब बिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर एक नदी आती है, उसे हम लोग बोलते हैं रखा कोसी। क्या बोलते हैं? कोसी नदी। ये आपकी नेपाल की गोसाईधाम चोटी, कौन सी? गोसाईधाम चोटी से निकलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोसी है, कोसी की एक दो धारा नहीं है, कुल 7 धाराएं। कितनी है? 7 धाराएं। लेकिन भारत में इसकी मुख्य रूप से 3 धारा ही बहती है। नंबर 1 आपका जो अरुण कोसी है, ARUN, अरुण, हिंदी में अरुण बोलते हैं उसको, अरुण कोसी है। दूसरा जो आपका है उसका नाम बोलते हैं हम तामुर कोसी। कौन सी बोलते हैं? तामुर कोसी। मतलब कि ये जो नेपाल के गोसाई धाम से नदियां आ रही हैं, कोसी की नदियां, तो कोसी की 7 धाराएं हैं। इसमें पहली जो है वो अरुण है, दूसरी वो है तामुर, बड़ा तामुर, तामुर, और जो तीसरी उसको बोलते हैं सन कोसी। क्या बोलते हैं? SUN, सन या सावना सन कोसी। अब ये तीनों धाराएं यहां पर आकर मिलकर कौन सा रूप ले लेती हैं? यहां पर वो रूप ले लेती है किसका? कोसी का। किसका ले लेती है? कोसी नदी का ले लेती है। ठीक है। और इसीलिए ये बिहार है, हम बोलते हैं कि बिहार में जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार का शो किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को ही कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी होती है फटाफट क्या करती है? बाढ़ का रूप ले लेती है। इसलिए बिहार में जो एक प्रकार से बाढ़ का कारण है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। और आगे बढ़कर यहां पर दार्जिलिंग पहाड़ी, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसे हम बोलते हैं महानंदा। क्या बोलते हैं उसको? महानंदा बोलते हैं। और महानंदा गंगा में मिलकर यहां पर एक अन्य धारा बनती है, उसे हम बोलते हैं हुगली। तो ये नदी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता नामक स्थान पर चली जाती है। हम बोलते हैं कि कलकत्ता किस नदी पर है? तो यहां पर वो हुगली नदी पर है। और ये गंगा की जो मुख्य धारा है, यहां पर वो क्या करती है? यहां पर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और उसे हम लोग बोलते हैं पद्मा नदी। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। ठीक है बच्चों, तो एक बात क्लियर हो गई कि गंगा ये भागीरथी के रूप में बनी थी और आगे जाकर ये कहां पर? डीपी माना देव प्रयाग पर क्या हुई थी? गंगा नाम से आगे बढ़ गई थी। यहां से यमुना चालू हुई थी और यमुना कहां पर? प्रयागराज में आकर मिल गई थी। बात क्लियर हो गई। ये सारी की सारी क्या हो गई? सहायक नदियां भी आपकी क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कौन कौन से प्रयाग अलकनंदा बनाती है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आपकी नंबर 1 जो मंदाकिनी नदी है, कौन सी है? मंदाकिनी। यहां पर एक और नदी निकल कर आ रही है, उसका नाम है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी नदी क्या होती है? अलकनंदा। मतलब ये देखो अलकनंदा यहां से आ रही है और यहां से कौन सी आ रही है? मंदाकिनी आ रही है। तो इनके संगम को हम लोग बोलते हैं, याद रखना ठीक, रुद्रप्रयाग। कौन सा बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा इनको बोलते हैं डीपी। ये देखो यहां से आई कौन सी? अलकनंदा और यहां से कौन सी आई? भागीरथी। तो इनके संगम को बोलते हैं कौन सा? देवप्रयाग। यहां से एक नदी कौन सी आई? मंदाकिनी। और यहां से एक कौन सी नदी आई? उस नदी का आप नाम मुझे बताओगे कमेंट्स करके कि कौन सी नदी मंदाकिनी से मिलकर रुद्रप्रयाग बनाती है। और ये जो नदी आ रही है यहां से, कौन सी नदी आपकी अलकनंदा से मिलकर कर्णप्रयाग बनाती है। और कौन सी नदी आपकी अलकनंदा से मिलकर एनपी मतलब नंदप्रयाग बनाती है। और आपका कौन सी बनाती है? विष्णुप्रयाग। कौन सी बनाती है? विष्णुप्रयाग। अर्थात कहीं ना कहीं यहां पर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग बनता है। तो प्यारे बच्चों, यह मुझे आप पूरी की पूरी नदियां कमेंट्स में बताओगे कि कौन सी नदी जब आपकी अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा क्या है? गंगा सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा नदी कुल कितने राज्यों से निकलती है? तो एक निकलती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कौन सा? पश्चिम बंगाल। नंबर दूसरा पूछता है कि गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? तो आप बोलोगे रामगंगा। और अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। ये हमेशा बच्चों से गलती होती है अंतिम और पहली में। तो अंतिम कौन सी है? महानंदा है और दूसरी कौन सी है? रामगंगा है। कभी कभी प्रश्न ऐसा ही बन जाता है कि अंतिम सहायक नदी महानंदा कहां से निकलती है? तो दार्जिलिंग पहाड़ी। कौन सी? दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। फिर पूछ लेते हैं कि कुल लंबाई कितनी है? तो आप बोलोगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अब पूरे आप डायग्राम में देखो, लंबाई देखोगे तो एक यमुना की देखो यहां से यहां तक, तो ये लंबाई क्या सबसे ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो लंबी सहायक नदी है वो आपकी कौन सी? यमुना है। कौन सी? यमुना है। तो मैंने यहां पर एक बिंदु लिख दिया है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना है। पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। और सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। और ये गंगा जो है कितने राज्यों से? 5 राज्यों से निकलकर चली जाती है। लेकिन प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी
कौन सी है? तो प्यारे बच्चों गलती मत करना, मैं लंबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? बड़ी की। और बड़ी कौन होगी? घाघरा। क्या होगा? घाघरा। हम कहते हैं घाघरा बड़ा होता है ना, तो याद रखना घाघरा क्या बड़ा है वास्तव में? तो घाघरा ही कौन है? बड़ी है। कौन सी है? बड़ी है। और अंत में क्या निकल कर आता है? ये जो गंगा नदी है, जिसे हम लोग एक प्रकार से कहते हैं कि गंगा मैया, क्या? गंगा मैया। इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, याद रखना, ठीक है। हम कहते हैं गंगा में तुम कितनी भी गंदगी कर लेते हो, लेकिन गंगा का जल शुद्ध हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फेज, क्या? बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाया जाता है जो कि इसके पानी को अपने आप ही शुद्ध कर देता है। इसलिए कहते हैं कि गंगा क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। लेकिन गंगा के जल को हमें संरक्षित करना है, इसके पानी को हमें अशुद्ध होने से बचाना है, यही हमारा कर्तव्य है। क्लियर है? क्योंकि एक राष्ट्रीय नदी है और धार्मिक नगरी भी है। क्या है? धार्मिक नदी भी है, ठीक। तो इसी प्रकार हमारा पूरा लेक्चर क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसी की तरह मैं आपको ब्रह्मपुत्र और इंडस सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र को भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसी प्रकार आप पूरा पढ़ते जाएं और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी नदी जब अलकनंदा में मिल जाती है, कि धौली गंगा मिलती है, कि नंदाकिनी मिलती है, ये मुझे आप बताओगे कि किस नदी अलकनंदा में मिलती है। जब कोई नदी अलकनंदा में मिलती है तो कौन सी नदी है? बीपी मतलब विष्णुप्रयाग, एनपी मतलब नंदप्रयाग, केपी मतलब कर्णप्रयाग, आरपी मतलब रुद्रप्रयाग और डीपी मतलब कौन सा आपका? घड़पाल पे कौन सा? देवप्रयाग। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां से कौन आई थी? भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। और यहां से कौन सी? अलकनंदा। तो यह कहां मिली थी? डीपी। डीपी मतलब घड़पाल पे कौन सा? देवप्रयाग। फिर एक को बताया था मैंने मंदाकिनी, और कौन सी? अलकनंदा। इसको कौन बोला? रुद्रप्रयाग। बस आपको तीन आंसर बताना है। एक तो कौन? केपी। केपी मतलब कौन सा? कर्णप्रयाग। एनपी मतलब कौन? नंदप्रयाग। और वीपी मतलब कौन था? विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो आप ये तीनों ही मुझे कमेंट्स में आंसर बताने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए नदी तंत्र के साथ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। इसी प्रकार आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।